बिहार के नवनियुक्त 239 पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है और बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इनमें एक ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेन भी शामिल हैं। बिहार देश का एक पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 3 ट्रांसजेंडरों को दारोगा का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पटना के बापू सभागार में नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और डीजीपी भी शामिल रहे। संख्या हुई हो गई 1,10,000 और बीच में हमने 2013 में यह भी हमने तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण देंगे। आपसे आग्रह करूंगा कि छोड़ना नहीं है, पूरी तरह समाप्त करना है। और इसलिए मैं बिहार पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि नक्सल के मामले में जिस तरह का काम बिहार पुलिस ने किया, आज लगभग हमारे यहाँ नक्सलिज्म पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर कार्यक्रम में हाथ जोड़ते नजर आए। दरअसल उन्होंने भाषण के दौरान डीजीपी गृह सचिव की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले अगले 6 महीने के अंदर नियुक्तियां की जाए। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है, जरा इधर ताकिए, काहे इधर ताक रहे हैं? हम आपको ये कहने वाले हैं, समझ गए ना, कि तेजी से करिए। और हमारा कहना है कि अगले साल आप समझिए 6 महीने में, अगला साल तो चुनाव होने वाला है, तो उसके पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए, ताकि यहां पर हमारे महिलाओं का 35% जरूर रहे। उसे ज्यादा से ज्यादा है। और अगली खबर, दीपावली और छठ की छुट्टियों में कटौती का मामला राज्य भर के शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि 1947 से लेकर 2023 तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, न कभी देखा गया। वर्ष 2024 में लगातार छुट्टियों में कटौती हुई है। 31 अक्टूबर को सिर्फ दीपावली की छुट्टी दी गई। बाहरी राज्य के शिक्षक दीपावली कैसे मनाएंगे? दूर दराज के शिक्षक भी परिवार से दूर रहेंगे। 4 दिनों के महापर्व यानी कि छठ में भी महज 3 दिनों की ही छुट्टी दी गई है। नहाए खाए खरना को भी स्कूल खुला रहेगा। हजारों महिला शिक्षिकाएं ये पर्व करती हैं, महापर्व करती हैं। 7 से 9 नवंबर को छुट्टी दी गई है। शिक्षक नेताओं ने सीएम नीतीश से तत्काल छुट्टी बढ़ाने की मांग कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद 1947 से लेकर के साल 2023 तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक लगातार छुट्टियां दी जाती थी। यह पहला मर्तबा है कि साल 2024 में दीपावली का मात्र 1 दिन का अवकाश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 60% महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो खासा परेशान है इस बात को लेकर के वे कैसे इस महापर्व छठ को कर सकेंगे, क्योंकि महापर्व छठ 4 से 5 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है और इसमें मात्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 3 दिनों की छुट्टी 7, 8 और 9 नवंबर को ही दिया गया है। और बिहार में उद्योग को बड़े पैमाने पर अब बढ़ावा मिल सकेगा। बेटा में बने फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव के साथ रेलवे और कस्टम विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बेटा के ड्राई पोर्ट से बिहार के सामान देश विदेश में आसानी से जा पाएंगे। पहले बिहार के उत्पादों को दूसरे देशों में भेजने की बुकिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात और बंगाल के बंदरगाह से की जाती थी और इससे बिहार को सीमा शुल्क नहीं मिलता था। और अब रेल इंजन से बंदरगाह तक माल भेजा जाएगा, जिससे बिहार को अधिक मुनाफा मिल सकेगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का आज उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। इस वक्त देखिए ये पहला ट्रेन की रवानगी हुई पहला जो कंटेनर है वो आईसीटी बेटा से रसिया के लिए रवाना किया गया है, यानी कि आगे कलकत्ता पे ये कंटेनर रुकेगा और वहाँ से सामान लादकर रसिया भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है बिहार के लिए एक बड़ा दिन है और
इस वक्त नीतीश मिश्रा यहाँ पे नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ कई बिहार के जो अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। सर, ये अभी ट्रेन का रवाना बहुत ही हिस्टोरिकल, मैं तो मानूंगा ऐतिहासिक दिन है आज बिहार के लिए, और एक बिहार के नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे अब बिहार से भी कंटेनर्स का मूवमेंट विद इन स्टेट, विद इन कंट्री और देश के बाहर भी एक बहुत बड़ी सुविधा जो यहाँ बिहार में कमी थी, आज प्रेस्टीन के माध्यम से उसकी भी पूर्ति आज हो गई। उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जिन्होंने बताया, और हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, पहला बिहार का ड्राईपोर्ट जो खुला है और बिहटा में, और आज पहला जो कंटेनर है उसे रवाना किया गया है। तो बिहार के लिए एक बड़ा दिन और बिहार में उद्योग के लिए एक बड़ा दिन, और माना जा रहा है कि बिहार में आज के बाद न सिर्फ निवेशकों का रुख बढ़ेगा बल्कि बिहार जो लैंडलॉक स्टेट माना जाता था वो जो चस्पा इस पर लगा होता है वो खत्म होगा और बिहार में निवेश का एक बड़ा सा माहौल बनेगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेटा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करें। 28 अक्टूबर को एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर यह बैठक रखी गई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारे से आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, बताइए कि ये बैठक किन किन मायनों में काफी महत्वपूर्ण है और 28 अक्टूबर को ये अहम बैठक रखी गई है, क्या चर्चा की जा सकती है इस बैठक में? देखिए, सुबह 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला, उसके पहले एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार का, जिसमें तमाम एमपी, एमएलए, एमएलसी तमाम लोग शामिल रहेंगे। और इस बैठक को इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले उपचुनाव भी है। तो एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल कैसे हो, आगे आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं क्योंकि आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में एनडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए इस एनडीए के बैठक में कि एनडीए की एकजुटता पूरी है और आने वाले साल के पहले पूरी तैयारी करने के लिए जो भी नीतीश कुमार का निर्देश होगा या फिर नीतीश कुमार जो टिप्स देंगे वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है एनडीए के तमाम नेताओं के लिए। जाहिर सी बात है, एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है तो इसके कई अर्थ भी होंगे और कई संदेश भी दिए जा सकते हैं इस बैठक से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उपचुनाव से पहले एनडीए की इस बैठक को इस मायने में वाकई आनंद, अभी झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही साथ उपचुनाव भी होने हैं बिहार में। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित पीपी ज्वेलर्स की बताई जा रही। दुकान से 35 से 40 लाख के सोने के जेवरात की लूट हुई है। डकैती के दौरान दुकानदार ने 2 लुटेरे को मौकाए वारदात से धर दबोचा। दुकानदार प्रमोद पोद्दार के अनुसार उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 2 अपराधियों को गोली मारकर जख्मी किया है और इस दौरान डकैतों ने फायरिंग भी की है। हालांकि फायरिंग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अब तक तो नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह 2 लुटेरों की जान बचाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। लोगों की भीड़ अपराधियों को छोड़ना नहीं चाह रही थी, पर पुलिस ने किसी तरह दोनों को भीड़ से छुड़ाया और अपने साथ लेकर चलती बनी। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम आवास पर फिर जुटेंगे इंडिया अलायंस के नेता। थोड़ी ही देर बाद सीएम आवास पर INDIA की बैठक होनी है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं के साथ होगी बैठक। आज रात तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने की संभावना जताई जा रही। माले ने 6 सीट का प्रस्ताव रखा है। वो 6 सीटें कौन सी है जानिए। बगोदर, राजधनवार, जमुआ, निरसा, सिंदरी और पांकी, ये 6 सीट माले को चाहिए। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द INDIA गठबंधन का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा।
तो आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या गठबंधन की गांठ खुल जाएगी या सुलझ जाएगी, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी इस बैठक को लेकर तैयारियां की जा चुकी है। बैठक में INDIA के तमाम दल के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और इस बैठक को लेकर चर्चाएं पहले से भी चल रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस और RJD के बीच सीट शेयरिंग की नोकझोंक काफी पुरानी है। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने दिल्ली के एक होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर कांग्रेस बिफर गई और बिहार में गठबंधन टूट गया। कांग्रेस RJD और LJP के बिना मैदान में उतर गई। 2020 विधानसभा चुनाव में JMM एक या 2 सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त किया गया जब लोग एक सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के पीछे आतंकी संगठन TRF का हाथ बताया जा रहा है। छीनी गई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। खबर गांदरबल आतंकी हमले को लेकर आपको बताएं, जहां 3 बिहार के मजदूरों की मौत हो गई है। बिहार के मृतकों का नाम भी पता चल गया है। हमले में वैशाली के अब्बाकरपुर के फहीम नसीर, मधेपुरा के शंकरपुर के मोहम्मद हनीफ और हनुमाननगर चौराहा के कलीम की मौत हो गई है। और दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के मामले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही साजिश के सुराग तलाशने में जुट गई है। पुलिस ने स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के कई CCTV बरामद किए। दावा किया जा रहा है कि CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगी है और उसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहा। आपको बता दें कि आरोपियों की धुंधली तस्वीर CCTV कैद में हो गई है। और इस बीच NIA के अधिकारियों की अगुवाई में FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस की टीम, NSG का बम निरोधक और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच कर रहा है। और आज देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। अमित शाह ने देश के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। आज दिन है कि हम हमारे सभी बलिदानी पुलिस जवानों का हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनमें से प्रेरणा लें। और आज मैं विश्वास के साथ वो बलिदानी पुलिस जवानों के परिजनों को कहना चाहता हूं कि आपके परिजन का बलिदान विफल नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी और 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। और उस वक्त भी जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, आपके परिजनों के बलिदान को भी नतमस्तक होकर एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी के रूस जाने से पहले भारत ने चीन को लेकर एक अहम घोषणा कर दी। LAC पर भारत और चीन में समझौता। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग पर समझौता हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। LAC पर गश्त को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी। विक्रम मिस्री ने उम्मीद जाहिर की है कि इस समझौते के बाद भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और साल 2020 में LAC पर जो विवाद शुरू हुआ था उसका समाधान मिल सकेगा। तो LAC पर भारत और चीन में समझौते की खबर है। चीन को लेकर अहम घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन में पेट्रोलिंग पर समझौता हो गया है। चीन को लेकर यह अहम घोषणा की गई है। विदेश सचिव ने समझौते की पूरी जानकारी दी है।
और अब रुख शेयर की खबरों की तरफ करेंगे। भारतीय शेयर बाजार आज लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के आखिर में आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर पर दबाव रहा। बीएसई का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 73.48 अंक यानी कि 0.09% फिसलने के बाद 81,151 पर बंद हो गया। वहीं एनएसई का निफ्टी 72.95 अंक यानी कि 0.29% गिरने के 24,781 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स कारोबार के अंत में 971.45 अंक या फिर 1.66% फिसलने के बाद 57,677 पर लाल निशान में बंद हुआ। और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन के मुताबिक पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक आईपीएल 2025 में खेलने को लेकर कंफर्म नहीं किया है। फ्रेंचाइजी की उम्मीद है कि धोनी उपलब्ध होंगे और बतौर अनकैप्ड प्लेयर उनको रिटेन किया जा सकेगा। आईपीएल के नए नियम के अनुसार 43 साल के एमएस धोनी को चेन्नई अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर खरीद सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर टीम की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। और अगली खबर बॉलीवुड जगत से, जहां गदर एक प्रेम कथा अपनी और गदर 2 जैसी हिट फिल्मों के बाद अनिल शर्मा एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। उन्होंने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि वो अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा और नाना पाटेकर के साथ एक मूवी बना रहे हैं। अब उसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा और नाना पाटेकर के साथ नई फिल्म वनवास की घोषणा कर दी है। फिल्म वनवास 20 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में गदर 2 की मुस्कान का रोल निभाने वाली सिमरत कौर भी नजर आएंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।